नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। मैं हूं आपके साथ अमित दत्ता। इस रविवार के दिन में 69 जो है कोरोना जांच किया गया और इस 69 कोरोना जांच में आज भी कुछ राहत भरी खबर रही कि आज भी एक भी पॉजिटिव केस यहां पर नहीं पाया गया। इसके अलावा बात करें कि वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है बुंडू में, ये वैक्सीनेशन जो है वो 18 प्लस का वैक्सीनेशन, वो 61 की संख्या में युवा आकर आज वैक्सीनेशन लिए और वैक्सीनेशन लेने के बाद बात करें जिस प्रकार से 45 प्लस के जो उम्र के व्यक्ति है उन्होंने आज 11 की संख्या में पहुंचकर अपना फर्स्ट डोज लिया है। इसके अलावा बात करें कि आज जो कोरोना को लेकर जो आज बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में जो व्यवस्था रहेगी उसको लेकर भी हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आपकी सेवा में डॉक्टर शीतल सरकार और डॉक्टर विजय प्रसाद आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। इसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहेंगे वो प्रीतम सिंह मुंडा और घासीराम मौजूद रहेंगे, जो जिसके देखरेख में आपकी इलाज भी होगी और साथ ही साथ एक तरह से कोरोना को लेकर जो इंतजाम जो है बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल में व्यवस्था जो है, खास करके ऑक्सीजन की जो यहाँ पर व्यवस्था है, 25 की संख्या में यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, जहाँ पर आप आकर ऑक्सीजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा आप ले सकते हैं। इधर बुंडू के मानसरोवर होटल में आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी आज पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिला और इसके बाद बुंडू के आसपास के क्षेत्रों में जहां पर कोरोना को लेकर क्या समस्याएं हो रही है, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने जाना। आइए इसका एक झलक जो है हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस बीच क्या कुछ कहा। देखिए, आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में द्वितीय कालखंड 2019 में जो प्रचंड बहुमत जनादेश देश की जनता ने दिया, उसका 2 वर्ष का कालखंड आज पूरा हुआ। इस उपलक्ष्य में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा दिवस के रूप में संकल्प लेकर आगे और बेहतर कैसे कार्य संपादित हो, कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। कई जगहों में रक्तदान शिविर हुआ, कई जगहों में किट का वितरण हुआ, कई जगहों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हुआ, कई जगह में साबुन का वितरण हुआ। इस ढंग से सेवा का कार्य आज संपन्न हो रहा है और लगभग पंचायत स्तर तक यह कार्यक्रम हुआ। रक्तदान शिविर का आयोजन निश्चित रूप से न केवल इस समय के दायित्व को, बल्कि मैं समझता हूँ कि वास्तविक सेवा का जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के और ऐसे सामाजिक संगठनों ने पूरा किया है, जो सारे ऐसे लोग बधाई के पात्र हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, पर 2019 में जहां नई सरकार, नया जनादेश मिला, वहीं देश के जनता के सामने वैश्विक चुनौती भी खड़ी हुई। वैश्विक चुनौती के रूप में कोविड-19 एक ऐसा वायरस, जिस वायरस से प्रभावित होकर अभी तक हम बहुत बुरी तरीके से चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। यह वास्तविक रूप से हम सब के लिए बहुत दुखदाई है कि ऐसे वायरस, वैश्विक वायरस हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी देश एक है, देश की जन एक है और जनता की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और दायित्व है और इसी कार्य में हम सब लगे हुए हैं। यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए हैं। सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं, सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है।
सर- उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। सर, गैर भाजपा शासित जो भी प्रदेश है उनका कहना है कि उन्हें वैक्सीन कम मिला है, ऐसे में केंद्र सरकार कहती है कि विदेशों से वैक्सीन मंगाए, क्या कहना होगा? देखिए, ऐसा है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए, और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो वैक्सीन सही ढंग से उपयोग में आए, वो नुकसान नहीं हो, वो बर्बाद नहीं हो। इस बार भी कोविड-19 के जो सेकंड वायरस आए, इस वायरस के समय में माननीय प्रधानमंत्री ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बात कहा कि हर राज्य को अपनी अपनी तैयारी करना चाहिए। देखिए, आपको यह ज्ञात होगा कि बहुत सारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में देश के प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड के माध्यम से आधारभूत संरचना खड़ी हो, उन सारी चीज़ों के लिए वेंटिलेटर हर अस्पताल को उपलब्ध कराया। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में उन सारे उपकरण का उपयोग सही ढंग से कैसे हो, इसलिए कोई काम नहीं होने के कारण अधिकतर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अब कम से कम आलोचना के माध्यम से नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर के ऐसे आधारभूत संरचना को हम और बेहतर ढंग से कैसे कर सके, यह सुनिश्चित करने का काम राज्य सरकार के साथ साथ निश्चित रूप से सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने कार्य में लगे हुए हैं। हम आलोचना नहीं करते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ का आधारभूत संरचना अच्छे ढंग से खड़ी हो और उसके माध्यम से जनता का जीवन सुरक्षित हो। पिछले दिनों कांची नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया था, उसको लेकर सिल्ली के पूर्व विधायक अमित कुमार महतो भी आज वहां पर पहुंचे और वहां पर जायजा लिए कि हालांकि किस तरीके से वहां पर ये घटना घटी थी, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। ये काफ़ी चिंताजनक है, तकलीफदेह है, और इस बात की हम जितने भी निंदा करें कम होगा। जिस तरीके से इस पुल के निर्माण को लेकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, पैसे का गबन किया गया, हम समझते हैं कि ये लगभग 3 साल पहले ये पुल बना है। और इस पुल को बनाने में इसकी जो लागत राशि थी 14 करोड़ की थी, और 14 करोड़ का ये पुल महज 3 साल में, जबकि इसमें हैवी लोडेड गाड़ियां भी नहीं चलती है, सिंपल यहाँ गांव के लोग जो अपनी 4 पहिया वाहन निकालते हैं, जो कि मारुति, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बस इससे ज़्यादा कभी गाड़ी नहीं चली है। और आज इस पुल की ये दुर्दशा को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ के जो संवेदक, इसके जो संवेदक हैं, संवेदक का नाम है AN पांडे कंस्ट्रक्शन, और उसी कंस्ट्रक्शन के जरिए यहाँ पर काम किया गया, कराया गया, और व्यापक पैमाने पर यहाँ अनियमितता बरती गई और गबन हुए पैसे विभागीय पदाधिकारियों की संलिप्तता के साथ साथ। और हमें जहाँ तक पता चला है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसे संज्ञान में लिया है, और उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि इस पुल की जांच करवाएंगे। अब जांच की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में शिथिलता न बरती जाए। और हम समझते हैं कि अगर जांच का आदेश दिया गया है विभाग को, तो चूँकि विभाग ही लिप्त है इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अगर जब पुल बन रहा था तो विभाग के पदाधिकारी AE, JE, SDO जो होते हैं वो तो यहाँ पहुँचते होंगे, उनकी देख रेख में ये पुल का निर्माण कराया गया है, जो कि उच्च स्तरीय पुल है। तो हमारा ये मानना है, हम आपके माध्यम से, मीडिया साथी आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर विशेष ध्यान देते हुए, विशेष संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जाना चाहिए, ताकि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो सके। और इसकी कार्यशैली ही ऐसी रही है। ये जो संवेदक हैं AN पांडे जी, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी कार्यशैली ही ऐसी रही है। इस क्षेत्र में लगातार ये तीसरा पुल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों तक ही पहुंचता। हम यही कहना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में, साथ साथ तमाड़ विधानसभा में प्राय जितनी भी पुलों का निर्माण किया गया है, हम समझते हैं 70 to 80% पुल इनके माध्यम से ही बने हैं, इसी AN पांडे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से ही बने हैं। और जितने भी पुल बने हैं
अब देखिएगा सारे पुलों की स्थिति आज जर्जर है, चिंताजनक है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। हमारे यहाँ पर एक हारिन पुल है जो कि काफ़ी चर्चित है। हारिन पुल भी ध्वस्त के कगार पर है। आज नहीं तो कल इसी तरीके की वहाँ दुर्घटना घट सकती है। अभी वहाँ पुल की जो स्थिति है, बीच का पिलर दब चुका है। लगातार पुल धंस रही है और किसी तरह का विभाग के कोई पदाधिकारी के ऊपर किसी तरह कार्रवाई नहीं हो रही है। सब बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। ये तो हमारी हारिन पुल की हमने बात की, एक बमलाडी पुल है, वो भी पुल ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद फिर से लोगों के जरिए फिर उसको रिपेयर किया गया। विभाग के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पिछले वर्ष जब एक पुल इनके द्वारा इस तरह से हुआ तो फिर इनको काम मिलना? विभाग की मजबूरी नहीं है, विभाग की संलिप्तता है। और हमने इस बात को पहले भी आपको जिक्र किया है। हमारे यहाँ से जो एक पुल आती है, हम बता दें हमारे गांव के नज़दीक है एक पोगड़ा नावाडी का पुल। उस पुल में भी इतनी व्यापक अनियमितता बरती गई थी। हमारे विधायकी पीरियड में विभाग को आदेश देकर उस पुल को फिर से हम लोगों ने रिपेयर करवाने का काम किया, नहीं तो वो भी पुल आज धंस जाती। आपके हारिन पुल की बात मैं कहूं तो वो भी धंसने के कगार पर है। आज हम बात करें आपके बमलाडी की तो वो धंस चुकी थी। ये आपका हराडी का पुल है, ये धंस गया। और भी न जाने इनके कितने सारे पुल हैं। हम तो चाहेंगे कि सारे पुलों का उच्च स्तरीय टीम इसकी गठन की जाए और सबों की जांच की जाए, ताकि आने वाले दिनों में उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि उसकी सारी की सारी पैसे वसूल लिए जाएं। यहाँ ये जो पुल आज ध्वस्त हुआ है तो इस पुल का सिर्फ इस पार्ट को निर्माण न कराया कर 14 करोड़ रुपए की उससे उसकी राशि वसूली जाए और साथ साथ विशेष जो बेहतर पुल कंस्ट्रक्ट करती है वैसी कंपनी को इस पुल की जिम्मेवारी सौंपी जाए। इनके द्वारा और एक पुल बनाई जा रही है सर, अभी जो झारखंड और बंगाल को जोड़ रही है, जो सोनातू थाना और उधर बागमुंडी प्रखंड को जोड़ रही है, गड़ाडी में जो पुल बन रही है सर। जी बिल्कुल, वो पुल हमारे ही अनुशंसित पुल है और इस पुल को लेकर हम लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया। और दुर्भाग्य की बात है कि यह पुल भी उनके जिम्मे ही आया। अब विभाग में इनकी कितनी पकड़ है, कितनी संलिप्तता है, इस विभाग के लोगों के द्वारा कितनी इसकी मजबूत पकड़ इन लोगों ने बना रखी है, ये तो हम समझ सकते हैं। ये जो गड़ाडी का पुल जो निर्माण कराया जा रहा है अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम तो चाहेंगे कि इस पुल को उनके नाम से जो आवंटित किए गए हैं उसको रद्द किया जाए और फिर से उसको रिटेंडर प्रोसेस में लाया जाए। टर्मिनेट करते हुए रिटेंडर करवाया जाए और इनको हटाया जाए। इनको काली सूची में डालकर इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, 1, 2, 3 जितनी भी कंपनियां हैं, हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को कभी इस झारखंड में ही नहीं दूसरे प्रांतों में भी काम न मिले। इस बात सर और एक क्वेश्चन है सर आपके साथ। सर इस बड़े बड़े जो पुल बने हैं, पुल के सामने से बालू माफिया लोग बालू की अवैध उठा करते हैं सर, बिना लीज का। बिल्कुल, ये तो जिम्मेवारी हमारे यहाँ के जितने भी माइनिंग वाले हैं इनको ये देखना चाहिए। यहाँ पर जो सीओ बैठे हैं, थाना के लोग देखे हैं, थाना की जिम्मेवारी तो खैर सीओ के बाद बनती है, माइनिंग वालों के बाद बनती है। और ऐसे चीज़ों को लेकर हमेशा विभाग को अलर्ट रहना चाहिए और तत्परता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि अब तक देखा नहीं जाता। आप सरकार में हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है और आपका ये कार्य क्षेत्र भी है और सवाल भी आ रहे हैं कि इस पुल के धंसने में कहीं ना कहीं रोल बालू उत्खनन को भी लेकर है, तो ऐसे में आपका क्या जिम्मेवारी है? निस्संदेह देखिए, अब हमारी पार्टी की सरकार है और इस सरकार से हम यही आग्रह करेंगे बड़े भाई हेमंत जी से कि वो तत्परता के साथ संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय टीम, किसी विभाग वालों को नहीं रखना है, उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जाए और ये दोषी व्यक्ति जो भी हैं उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ साथ ये जो आपने बालू माफिया की बात की, तो निश्चित रूप में बालू माफियाओं पर शिकंजा कसनी चाहिए और हम सरकार से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। जोरदार बारिश के वजह से आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी जो पुल के अलावे जो छोटे छोटे कस्बों में जहां पर कच्चे मकान थे वो कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं, जिसके कारण से परिवार के कुछ सदस्य भी हैं जिन्होंने उसकी मरम्मती के लिए सरकार से गुहार लगाया। इसके अलावा बात करें कि बंडों के
अलग अलग नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी फसल को भी लेकर बर्बादी की भी खबर पाई जा रही है, जिसके प्रति सरकार को इस पर सचेत होने की आवश्यकता है और उन्हें जो मुआवजा है वो मुआवजा उन तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी तरह से हम आपको आगे भी इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे और आपको बुंडू आसपास की जानकारी देते रहेंगे, जिसको लेकर आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ और देखते रहिए आज़ाद सिपाही। हमारे सहयोगी अनिमेश के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही बुंडू।